हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानव सभ्यता बहुत सारे परिवर्तनों के दौर से गुजरी है और उन परिवर्तनों के दौर में हम एक ऐसे समय पर पहुंचे जिसे हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड कहते हैं। उस वर्ल्ड वॉर सेकंड में इतनी भीषण हमको त्रासदी देखने को मिलती है कि उसके बाद दुनिया के सभी देश कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर आए, शांति और समृद्धि पर काम करें। और शांति और समृद्धि पर काम करने के लिए हम सबको चाहिए था एकजुटता, एक रूपता और एक तरीके से कार्य प्रणाली। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किया गया। और आप लोग देखेंगे कि 1940 के बाद ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना शुरू होते हैं। जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बनाया गया था उस समय उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन धीरे धीरे देखने को मिला कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें जो प्रभुत्व वाले देश हैं, उन देशों की जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, हमको बहुत देखने को मिलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को साइडलाइन करने के लिए या उनके ऑप्शंस तलाशने के लिए फिर 1960s के आसपास आप लोग देखेंगे कि रीजनल इंस्टीट्यूशन का राइज होता है, स्थानीय संस्थानों का उदय होता है। और वो स्थानीय संस्थान बन ही इसलिए रहे थे ताकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो कुछ विकसित देश हैं उनके प्रभुत्व को थोड़ा सा साइडलाइन किया जा सके। आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप सबको पता है कि जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक है, IMF है या आप UN है, इसमें अमेरिका, यूरोप का जो कंट्रीब्यूशन है या उनका जो प्रभाव है हमको बहुत देखने को मिलता है। इसीलिए ढेर सारे रीजनल इंस्टीट्यूशन बनना शुरू हुए। आप देखेंगे कि एशिया में भी कई सारे संगठन हैं, आसियान और सार्क के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं। इसी तरीके से एक संगठन बना, उस संगठन को हम लोग ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। हालांकि इनिशिएटेड बाय ब्रिक था, लेटर ब्रिक्स बना और अब तो ढेर सारे देश इसके सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि अब कुछ लिमिटेड देशों का ही ये समूह है। अभी हाल ही में इसकी जो अध्यक्षता है भारत के पास आई है और भारत के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रिक्स को लेकर कुछ लॉन्च किए, जैसे लोगो लॉन्च किया है, थीम लॉन्च किया है। क्योंकि हम अध्यक्ष हैं तो हम इन सारी चीज़ों को डिसाइड करेंगे और इसी की लीडरशिप में अब हम इस पूरे साल इसके सारे के सारे जो इवेंट हैं या इनकी सारी की सारी एक्टिविटी हैं उस पर काम करेंगे। तो क्या इसके मायने हैं? क्योंकि अभी दुनिया फिर उसी तरीके से बदल रही है। जैसे 1940 के आसपास हमको तानाशाही देखने को मिलती थी, वही तानाशाही अभी फिर देखने को मिल रही है अमेरिका के द्वारा। तो भारत के पास जो अपॉर्चुनिटी है, क्या हम इसको भुना पाएंगे? क्या ब्रिक्स जो पूरी दुनिया की ढेर सारी आबादी को कवर करता है, ये दुनिया के सामने एक ऑप्शन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? इन सारे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखो, ये इस तरीके से लोगो है और ये लोगो को आप दो तरीके से देख सकते हैं। इसके दो सिंबॉलिक साइन है। जैसे कुछ लोग इसको देख रहे हैं कि ये कमल की तरह है, कमल, और कमल को जब भी बात आती है भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कमल को जोड़ेंगे तो कमल भारतीय संस्कृति में बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी के साथ में अगर मैं कमल की बात करूं तो ये 1857 का जो रिवॉल्ट है उसकी भी हमको याद दिलाता है कि जब संघर्ष बढ़ जाते हैं तो आपको किस तरीके से एक धैर्य को ध्यान में रख के चलना है और हर समस्या का समाधान है। फिर इसको कलरफुल क्यों बनाया गया है? तो कलरफुल बनाए जाने के पीछे ये कि डिफरेंट जो कंट्री है, इन डिफरेंट कंट्री के जो कलर हैं, इन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा कि किसको, यार अब तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति के साथ में ये एक ऐसी मुद्रा है, ये हाथ जोड़ने वाली मुद्रा इसमें दिखाई गई है जो भारतीय सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाती है। नमस्ते वाली जो हमारी कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको यहाँ पर शो किया गया है। तो पहला तो ये अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है कमल वाली, उसको शो करता है। दूसरा जो हमारी विरासत है हाथ जोड़ने वाली, उसको यहाँ पर शो कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स इंडिया 2026 बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसकी जो थीम है ये बहुत सारी बातें हमको बताती है कि हम मजबूत बने रहना चाहते हैं, इसी के साथ में इनोवेटिव सब बने रहना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे हमको यहाँ पे ध्यान रखना है और इसी के साथ में कॉपरेशन, सहयोग पर हमको ध्यान रखना है। आप देखिए ये हमारे S जयशंकर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ना, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
विदेश मंत्रालय के प्रमुख यही हैं और इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च किया गया है 2026 का। क्या क्या लॉन्च किया है, लोगो आपको दिखाई दे रहे हैं, लोगो के साथ में थीम और थीम के साथ में जो वेबसाइट है इसको भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। उससे पहले ये देखिए, ये आपने जब भी ब्रिक्स की समिट को देखा होगा तो ब्रिक्स की समिट में ये कुछ ऐसे देश, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2022 का बीजिंग चाइना, इन सबको आप लोग जानते हैं, इनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, इन सबको जानते हैं। ये सारे के सारे सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। और जब भी आपसे कोई बात करता है ब्रिक्स, B4 ब्राजील, आर की जब भी आपसे कोई बात करता है R4 रसिया, फिर आई की हम लोग बात करते हैं अपना इंडिया, T4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। ये सभी देशों का एक संगठन है। हालांकि इसकी जो शुरुआत होती है वह शुरुआत 2009 में होती है, 2009 में, और 2009 में ये ब्रिक के तौर पर आता है। लेकिन 2010 में जैसे इसको साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, इसका नाम कंप्लीट हो जाता है ब्रिक्स। अब ये लेने में काफ़ी अच्छा लगता है और भी बहुत सारे सदस्य इसके मेंबर बने हैं। तो इसके पूरे बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। आपके लिए ऑफर है और ये ऑफर का आज आखिरी दिन है। 50% ऑफ जो हमारा चल रहा है उसका आखिरी दिन है। यहाँ आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और भी ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इनसे जुड़ने के लिए स्टडी IQ पर जाना है, GRS लाइव कोड को यूज़ करना है और इसका फ़ायदा उठाना है। चलिए फिर अब समझते हैं पूरी कहानी। देखो भाई, ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स शब्द को वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया था। तो इस शब्द के जो प्रतिपादक हैं जिन्होंने इस शब्द को दिया है, या आप लोग कह सकते हैं कि जो वर्ड है गिवन बाय आप बता देंगे जिम ओ'नील, इनके द्वारा दिया गया है। और 2001 में इन्होंने ये जब दिया था ना, तो इसका पर्पस क्या था। ब्रिक ने 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया और वर्ष 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तब वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स बन गया। तो 2001 में शब्द दिया गया जिम ओ'नील के द्वारा। 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन होता है रूस में और 2010 में अफ्रीका जैसे ही इसमें शामिल होता है, ये बन जाता है ब्रिक्स के तौर पर। ठीक है, सदस्य प्रारंभिक 5 ब्रिक्स सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, मिस्र और इथोपिया इस समूह में शामिल हुए, जबकि इंडोनेशिया वर्ष 2025 में ब्रिक्स में शामिल हो गया। सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स की अपनी सदस्यता को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कुछ और सदस्य इसमें यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो अब ये 5 सदस्य नहीं है, ढेर सारे देशों का ये समूह है, ध्यान रखिएगा। महत्व क्या है, देखो, विश्व की 45% जनसंख्या तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 37.3% हिस्सा रखता है, जो यूरोपीय संघ के 14.5% और G7 के 29.3 से कहीं अधिक है। मतलब आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ब्रिक्स सही तरीके से काम करना शुरू कर दे, इसके सभी देशों के बीच में कॉपरेशन ये एस्टेब्लिश कर लें, तो ये दुनिया की किसी भी पावर को काउंटर कर सकते हैं, पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स में भी चाइना जैसा एक शातिर देश है और चाइना को लगता है कि वो USA को रिप्लेस करके पूरी दुनिया पे डोमिनेंस करे, हर कहीं अपने कब्जे कर ले, कहीं से भी माइनिंग कर ले, कहीं से भी ऑयल रिजर्व निकाले, कुछ भी करे और पूरी दुनिया पे अपनी तानाशाही थोपता रहे। तो चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं या चाइना का जो विजन है, उसके कारण जो ब्रिक्स है वे सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। नहीं तो इतना पोटेंशियल है कि बहुत बड़े बड़े जो संस्थान हैं, इन बड़े बड़े संस्थानों को भी हम साइडलाइन कर सकते हैं। आबादी हमारे पास है, स्किल हमारे पास है, मैन पावर हमारे पास है और GDP का भी बहुत बड़ा हिस्सा ये अपने साथ में लेकर चलते हैं, 37.3 पूरी दुनिया का, ध्यान रखना। ब्रिक्स की प्रमुख पहले क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बनाया NDB, IMF को काउंटर करने के लिए। कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की आपसे कोई बात करता है, CRA है ना, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की जब भी आपसे कोई बात करेगा। ब्रिक्स ग्रीन एक्सचेंज, ब्रिक्स त्वरित समूह सूचना और सुरक्षा चैनल STI फ्रेमवर्क और भी ढेर सारे कार्यक्रम आप उनके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हमने कई सारे प्रोग्राम बनाए हैं जो रीजनल जो कंट्रीज हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बेहतर तरीके से। पर दिक्कत इसमें एक ही आती है कि जो चाइना है
चाइना जिस तरीके से अपना बिहेवियर रखता है छोटे देशों के प्रति, उसके कारण ब्रिक्स उतना बड़ा नहीं बन पा रहा जितना बनना चाहिए, है ना, बनना चाहिए। ये सामान्य परिचय आपको देखने को मिल गया है। अब देखो 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 की आधिकारिक वेबसाइट थीम और लोगों का यहाँ पे शुभारंभ किया। थीम क्या है बेटा? ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता प्रथम है। दृष्टिकोण क्या है? पीपल सेंट्रिक, जन केंद्रित। और लोगो क्या है? कमल, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक। क्या? भारतीय जो संस्कृति है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो भारत के ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता की 4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहला है रेजिलेंस, लचीलेपन पे हमको काम करना है। वैश्विक संकटों से निपटने की क्षमता। देखो जो वैश्विक संकट चल रहे हैं, जो पूरे के पूरे यूएसए के द्वारा प्रायोजित हैं, इनके समाधान हमको खोजना पड़ेगा। एक ऐसी व्यवस्था बनाना पड़ेगी जिससे ये तानाशाही करने वाले जो देश हैं, इन देशों को हम संभाल सकें या उनको एक मैसेज यहाँ पे दे सकें। इनोवेशन यानी कि नवाचार, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्टार्टअप सहयोग पे हमको काम करना पड़ेगा। कॉपरेशन सहयोग, दक्षिण सहयोग, बहुपक्षीय समन्वय। साउथ साउथ कॉपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ, देखो नॉर्थ तो पूरी दुनिया में डोमिनेंस करता है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कारण नॉर्थ पूरी दुनिया को डोमिनेंस करता है। अब साउथ कॉपरेशन की नीड है, मतलब उत्तर के जो दक्षिणी देश हैं और दक्षिण के जो देश हैं, इन सबको मिलकर पूरी दुनिया पर रूल करना चाहिए। इनके पास मौका है। और सस्टेनेबिलिटी, सततता, जलवायु कार्रवाई और हरित विकास पे हम सबको फोकस करना है। ये 4 प्रमुख प्राथमिकताओं को लेकर चलना है। इसी के साथ में भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ब्रिक्स के सभी देशों को बेहतर तरीके से इनके बीच में कॉपरेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं, कुछ नई इनिशिएटिव लेके आ पाते हैं, तो पूरी दुनिया को एक होप मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी कि ब्रिक्स एक ऐसी जगह है जहां हमको समाधान देखने को मिल जाते हैं या जहां पर हमको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आप लोग याद रख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी काम की हैं। आप इनको यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। भारत का दृष्टिकोण देखो बेटा, जयशंकर जी के अनुसार क्या है? ब्रिक्स एक रचनात्मक मंच है। यह बहुपक्षीय व्यवस्था का पूरक है, प्रतिस्थापन नहीं है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एक रचनात्मक मंच है, बहुपक्षीय व्यवस्था का पूरक है, प्रतिस्थापन नहीं है। इनका कहना यह है कि देखो हम पूरे तरीके से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट्री जरूर है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत मैसेज नहीं देना है कि हम पूरी दुनिया को साइडलाइन करने के लिए खड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूल सिद्धांत क्या है? संप्रभुता, समानता, सब संप्रभु रहें, सब इक्वल रहें। आपसी सम्मान आपको ध्यान रखना है। सर्वसम्मति से आपको काम करना है। लोगों में कमल का जो महत्व है, भारत की सांस्कृतिक पहचान, शांति, विकास और आशा का प्रतीक, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देना। तो रिसेंटली जो लोगो पेश किया गया है, इसका पर्पस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखो ये ऑफर आपके लिए चल रहा है और आज तक के लिए वैलिड है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जुड़िए स्टडी IQ के साथ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे आके पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।